हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं रंजित कुशवाहा। मेरे यूट्यूब चैनल ज्ञानोदय क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग चर्चा करेंगे प्राचीन भारत के इतिहास के अंतर्गत जो गुप्त वंश था, जिसका पीरियड 240 एडी से लेकर 600 एडी के बीच में माना जाता है। गुप्त काल में बहुत सारे महान शासक हुए, जिसमें समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय सबसे प्रमुख शासक थे। तो जैसा कि सहायक आचार्य की परीक्षा में चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की उपलब्धियों के बारे में सिलेबस में रखा गया है, तो आज हम लोग उसी चैप्टर पर चर्चा करेंगे, जो आप लोगों को झारखंड एलिजिबिलिटी टेस्ट अर्थात जेट का एग्ज़ाम या फिर टीजीटी की परीक्षा या फिर पीजीटी का एग्ज़ाम या फिर नेट का एग्ज़ाम में काफ़ी लाभदायक होगा। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, हमने शीर्षक में लिखा है चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य गुप्त वंश का एक महान शासक, पराक्रमी शासक हुआ करता था, जो 375 बीसी से लेकर 375 एडी से लेकर, मिस्टेक हो गया यहाँ पर, 375 एडी से लेकर 475 एडी के बीच, एडी मतलब ईस्वी सन, 375 एडी से लेकर 415 एडी के बीच शासन किया था। अब चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने 375 से 415 के बीच क्या क्या कार्य किया, उसकी क्या क्या योगदान थे अपने वंश को लेकर, भारत देश को लेकर, वो सारी बातें हम लोग इस चैप्टर में देखेंगे। तो इस चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के बारे में जानने से पहले थोड़ा सा हम आप लोगों को गुप्त वंश के बारे में जानकारी देना चाहेंगे। गुप्त वंश, देखिए, मौर्योत्तर काल के बाद के इतिहास को गुप्त वंश या गुप्त काल के नाम से जाना जाता है। जो गुप्त काल का पीरियड है वो आपका 300 एडी से लेकर 600 एडी के बीच में माना जाता है, मतलब लगभग 250 एडी से लेकर 600 एडी के बीच में। तो इस लंबे पीरियड में गुप्त वंश के अंतर्गत करीब 10-12 शासक हुए थे, जिनमें से कुछ ही शासकों का गुप्त वंश को इतिहास को भारत में स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका रही थी। गुप्त वंश की स्थापना श्रीगुप्त ने किया था, जो माना जाता है कि कुषाण वंश में किसी अधिकारी के पद पर काम करते थे, या फिर कहे तो कुषाण वंश में श्रीगुप्त के जो पूर्वज थे वो सामंत के पद पर हुआ करते थे। तो अगर प्रश्न आए कि गुप्त कौन थे, तो ऑप्शन में रहता है कि गुप्त कुषाणों के सामंत हुआ करते थे। आंसर में आप लोग करना है कि गुप्त लोग कौन थे, कुषाणों के सामंत हुआ करते थे। कुषाण वंश के ध्वंसावशेष पर, या फिर कहे तो कुषाण वंश के धरोहर पर ही आपका गुप्त वंश का नींव पड़ा था। गुप्त वंश के संस्थापक जो श्रीगुप्त थे, उनके बाद जो अगला शासक आया था उसका नाम था घटोत्कच। फिर नेक्स्ट जो शासक था वो था क्या कहते हैं, चंद्रगुप्त प्रथम। फिर चंद्रगुप्त प्रथम के पुत्र थे समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त के बाद ये रामगुप्त और चंद्रगुप्त आते हैं। समुद्रगुप्त के 2 पुत्र थे, एक रामगुप्त, एक चंद्रगुप्त। रामगुप्त शासन करते हैं कुछ महीनों के लिए, उसके बाद चंद्रगुप्त आते हैं, जिन्हें चंद्रगुप्त द्वितीय या फिर चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के नाम से भी जाना जाता है। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के पुत्र थे कुमारगुप्त। कुमारगुप्त के बाद आते हैं स्कंदगुप्त। स्कंदगुप्त माने तो गुप्त वंश के अंतिम शक्तिशाली शासक थे। उसके बाद
स्कंदगुप्त के बाद जो भी शासक आए वो गुप्त साम्राज्य को बचा कर रख पाने में या फिर गुप्त साम्राज्य को सुरक्षित रख पाने में समर्थ नहीं हुए, और स्कंदगुप्त के बाद से ही गुप्त साम्राज्य का पतन धीरे धीरे भारत से हो जाता है। तो यहाँ पर हम लोग सिलेबस के हिसाब से सहायक आचार्य की परीक्षा के सिलेबस के हिसाब से केवल चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के बारे में गुप्त काल के अंतर्गत पढ़ना है। गुप्त काल का भारतीय इतिहास में, प्राचीन भारत के इतिहास में वही स्थान है जो स्थान मौर्य काल का प्राचीन भारत के इतिहास में, अर्थात भारत में पहली बार एक ही वंश का शासन मौर्य काल में स्थापित हुआ था, और मौर्य काल में ही भारत में पहली बार राजनीतिक एकता देखने को मिलती है, जिसके तहत संपूर्ण भारत पर किसी एक वंश का शासन स्थापित हुआ और एक प्रकार की शासन व्यवस्था या प्रशासनिक व्यवस्था स्थापित हुई, और भारत की केंद्रीय राजनीति मजबूत हुई। या तो कहें तो राजनीतिक एकता भारत में पहली बार मौर्य काल में स्थापित हुआ था। फिर मौर्य वंश का पतन के बाद भारत मौर्योत्तर काल में प्रवेश करता है, जिसके तहत भारत का उत्तर पश्चिम क्षेत्र विदेशियों के हाथों में चला जाता है और भारत का उत्तरी एवं दक्षिण पूर्वी क्षेत्र भारतीय राजाओं के शासनकाल में के हाथों में चला जाता है। तो मौर्योत्तर काल में भारत की राजनीतिक एकता लगभग बिखर सी गई थी। आधा भारत विदेशियों के शासन में था और आधा भारत भारतीयों के शासन में था। उसी कमी को पूरा करने का काम गुप्त वंश के राजाओं ने किया और भारत को फिर से राजनीतिक एकता के सूत्र में बांधा और संपूर्ण भारत पर पुनः एक ही वंश के शासकों का शासन स्थापित हुआ, जिससे भारत की राजनीतिक एकता स्थापित हुई और भारत का चहुमुखी विकास हुआ। चहुमुखी विकास कहने का मतलब है कि गुप्त काल में ही भारत की अर्थव्यवस्था मजबूत हुई, गुप्त काल में हिंदू धर्म का पुनरुत्थान हुआ, गुप्त काल में ही पहली बार मंदिर बनाए गए, गुप्त काल में ही वैष्णव धर्म का ज़बरदस्त विकास हुआ, गुप्त काल में ही संस्कृत साहित्य का पुरजोर विकास हुआ, एक से एक महान कवि, लेखक और विद्वान हुए। गुप्त काल में ही मूर्ति कला, चित्रकला, स्थापत्य कला का ज़बरदस्त विकास हुआ। इस वजह से गुप्त काल को प्राचीन भारत के इतिहास में स्वर्ण काल के नाम से जाना जाता है। गोल्डन फेज था गुप्त काल हमारा। इसलिए चंद्रगुप्त विक्रमादित्य एक ऐसा चैप्टर है, एक ऐसा पर्सनालिटी है गुप्त काल में, जिन्होंने गुप्त वंश को या फिर कहें तो प्राचीन भारत को विकास की चरम सीमा पर पहुंचाने में चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की प्रमुख भूमिका थी। अब चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की क्या भूमिका थी वो सब हम लोग एक एक करके देखेंगे। इस सेशन को शुरू करने से पहले आप लोगों से निवेदन होगा कि अगर मेरा ये सेशन आप लोगों को पसंद आए तो प्लीज़ उन विद्यार्थियों तक इस चैनल को पहुंचाएं, इस चैनल को सब्सक्राइब करें। जो लोग पैसे के अभाव में बड़े बड़े कोचिंगों में अपनी शिक्षा प्राप्त नहीं कर पाते हैं या फिर कहें तो अपनी तैयारी पूर्ण नहीं कर पाते हैं, ये सेशन काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। मुझे उम्मीद है कि चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के बारे में जो भी आप लोगों को जानकारी दी जाएगी उससे बाहर प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। देखिए, चंद्रगुप्त के पिता का नाम था समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त के दो पुत्र थे, रामगुप्त जो बड़ा पुत्र था, चंद्रगुप्त छोटा पुत्र था। चंद्रगुप्त ने रामगुप्त की हत्या करके गुप्त वंश की राजगद्दी प्राप्त की थी और रामगुप्त की पत्नी ध्रुव देवी से विवाह कर लिया था। ये जो चंद्रगुप्त था, चंद्रगुप्त का बड़ा भाई था रामगुप्त बड़ा भाई होने के कारण, ज्येष्ठ पुत्र होने के कारण सर्वप्रथम गद्दी पर बैठा था समुद्रगुप्त के बाद। तो रामगुप्त थोड़ा सा अयोग्य शासक था, वो राजपाट में उतना ध्यान नहीं देता था। इस वजह से क्या है कि शक वंश के जो शासक लोग थे वो काफ़ी हानि पहुंचा रहे थे। इस वजह से चंद्रगुप्त को बर्दाश्त नहीं हुआ
और उसने रामगुप्त की हत्या कर दी और गद्दी पर अधिकार कर लिया। रामगुप्त की हत्या करने के बाद रामगुप्त की जो पत्नी थी ध्रुव देवी, उनसे वो विवाह कर लिया। और ये जो घटना है चंद्रगुप्त द्वारा गुप्त साम्राज्य की राजगद्दी प्राप्त करने की घटना, ये देवी चंद्रगुप्तम नाटक जो विशाख दत्त की रचना है वहाँ ये लिखा हुआ या वहाँ से ये प्राप्त होता है। चंद्रगुप्त द्वितीय का शासनकाल गुप्त इतिहास के सर्वाधिक गौरवशाली युग का प्रतिनिधित्व करता है। चंद्रगुप्त द्वितीय का जो शासनकाल है 375 एडी से 415 एडी, ये जो है गुप्त वंश के इतिहास का सर्वाधिक गौरवशाली युग था। अब गौरवशाली कैसे था ये आगे हम लोग देखेंगे। चंद्रगुप्त द्वितीय के अन्य नाम, चंद्रगुप्त द्वितीय के कई नाम थे जिसमें देवगुप्त, देवराज या देवश्री आदि नामों से जाना जाता था। प्रश्न आएगा कि इनमें से कौन सा नाम चंद्रगुप्त द्वितीय का नहीं है, तो ये 3 ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन रह सकता है। चंद्रगुप्त द्वितीय ने उपाधि जो धारण की थी वो परम भागवत की उपाधि धारण की थी। ठीक है, तो चंद्रगुप्त द्वितीय की 3 उपाधियाँ थी। एक परम भागवत, एक विक्रमादित्य और एक विक्रमांक। चंद्रगुप्त द्वितीय ने 3 उपाधि धारण किया था, परम भागवत, विक्रमादित्य और विक्रमांक। चंद्रगुप्त द्वितीय उपासक किस देवता का उपासक था, कौन से भगवान का उपासक था, तो भगवान विष्णु का उपासक था और वैष्णव धर्म को मानता था। ठीक है, वैष्णव धर्म गुप्त काल का प्रमुख धर्म था, राजकीय धर्म था और इसी काल में भगवान विष्णु की अनेक मंदिर और प्रतिमाएं भारत में स्थापित की गई थी, जिसमें देवगढ़ का जो दशावतार मंदिर है भगवान विष्णु का 10 मुखों वाला जो अवतार है वो सबसे प्रमुख मंदिर था, या फिर कहें तो गुप्त काल के मंदिर निर्माण का सबसे बेहतरीन उदाहरण है। चंद्रगुप्त द्वितीय ने वैवाहिक संबंध स्थापित करके अपने साम्राज्य को मजबूत करने का प्रयास किया था, या तो कहें तो अपने साम्राज्य का विस्तार करने का प्रयास किया था। तो उसने कुल 3 राजवंशों के साथ वैवाहिक संबंध, विवाह संबंध स्थापित किए थे। प्रश्न आएगा कि इनमें से कौन से राजवंश के साथ चंद्रगुप्त द्वितीय ने विवाह संबंध स्थापित नहीं किया था। तो सबसे पहला जो था वो था नागवंश। नागवंश की राजकुमारी कुबेर नागा से जो उत्पन्न पुत्री थी प्रभावती गुप्ता, उसका विवाह उसने वाकाटक शासक रुद्रसेन द्वितीय से किया था। तो सबसे पहले उसने नागवंश से वैवाहिक संबंध स्थापित किया, जिसकी राजकुमारी थी कुबेर नागा से उन्होंने विवाह किया। कुबेर नागा से जो पुत्री उत्पन्न हुई उसके नाम था प्रभावती गुप्ता। तो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की पुत्री हुई प्रभावती गुप्ता और पत्नी हुई कुबेर नागा। फिर चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने प्रभावती गुप्ता का विवाह कर दिया वाकाटक शासक रुद्रसेन द्वितीय से। वाकाटक वंश का शासन जो आप लोगों को आंध्र प्रदेश के वर्तमान आंध्र प्रदेश के आसपास इनका शासन था। तो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने नागवंश की राजकुमारी कुबेर नागा से विवाह किया। कुबेर नागा से जो पुत्री पैदा हुई उसका नाम था प्रभावती गुप्ता, और फिर प्रभावती गुप्ता का विवाह कर दिया वाकाटक शासक रुद्रसेन द्वितीय से। अर्थात चंद्रगुप्त विक्रमादित्य का रुद्रसेन द्वितीय जो है वो दामाद बन गया। अब यहाँ पर देखिए नागवंश और वाकाटक वंश, ये दोनों वंश के साथ में गुप्त वंश का एक प्रकार से कहे तो रिलेशन स्थापित हो गया, संबंध स्थापित हो गया। तो ये वंश के शासक लोग हमेशा गुप्त वंश के अंडर शासन करने के लिए एग्री हुए, या फिर कहें तो उनके खिलाफ कभी खड़ा नहीं हो गए, मतलब मित्र बन गए। अगला था वाकाटक वंश। अगला जो वंश के साथ वैवाहिक संबंध है वो वाकाटक वंश, मतलब कि प्रभावती गुप्ता का जब रुद्रसेन द्वितीय के साथ शादी हुआ तो वाकाटक वंश से जो संबंधित था। ठीक है, नेक्स्ट था कदम वंश। पुत्र कुमार गुप्त का विवाह किया। तो इस प्रकार नागवंश, वाकाटक वंश और कदम वंश, ये 3 वंश के साथ चंद्रगुप्त द्वितीय ने या तो खुद विवाह किया
या अपनी पुत्री का विवाह किया या अपने पुत्र का विवाह किया। इस तरह से तीनों वंश को साथ वैवाहिक संबंध स्थापित करके उसने उन्हें अपना मित्र बनाया और अपने साम्राज्य का विस्तार किया। ठीक है, तो कदम वंश के जो राजकुमारी थी उसके साथ चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने अपने पुत्र कुमारगुप्त का विवाह किया था। अब नेक्स्ट देखेंगे हम लोग वैवाहिक संबंध स्थापित करने का फायदा क्या मिला चंद्रगुप्त विक्रमादित्य को। तो वाकाटक वंश के सहयोग से ही चंद्रगुप्त द्वितीय ने शक शासन का नाश किया था। शक शासन जो पश्चिमी गुजरात जैसे सौराष्ट्र प्रांत के नाम से प्राचीन काल में जाना जाता था, तो शकों का पश्चिम भारत पर शासन था। तो शक शासन का उन्मूलन या शकों को भारत से भगाने या उनका नाश करने का श्रेय चंद्रगुप्त विक्रमादित्य को दिया जाता है। तो जब वाकाटक वंश के साथ उनका वैवाहिक संबंध स्थापित हो गया था, वाकाटक वंश के राजा लोग के सहयोग से चंद्रगुप्त द्वितीय ने शक शासन का नाश किया था भारत से। अगर प्रश्न है कि चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने शकों का नाश इनमें से किनके सहयोग से किया था, आंसर करेंगे वाकाटक वंश। वाकाटक राज्य आधुनिक महाराष्ट्र में था। शक राज्य आधुनिक गुजरात एवं काठियावाड़ में था। गुप्त काल में शकों का शासन आधुनिक गुजरात और काठियावाड़ में स्थापित था। कदम वंश के राज्य को कुंतल राज्य भी कहा जाता था, जो कर्नाटक में स्थित था। कदम वंश के राज्य को कुंतल राज्य भी कहा जाता। आप लोग बाहुबली पिक्चर देखे होंगे, तो कुंतल राज्य की राजकुमारी जो बाहुबली की पत्नी बनी थी, इसका नाम क्या था, देवसेना। ठीक है, ये कहानी वही का है, ये कुंतल राज्य कर्नाटक का ही है। चंद्रगुप्त द्वितीय ने कालिदास जी को अपना दूत बनाकर कुंतल राज्य भेजा था। ठीक है, तो कदम वंश का राज्य वर्तमान में किस क्षेत्र में स्थापित था, तो कर्नाटक में था। शक वंश का राज्य वर्तमान में कहाँ था, तो गुजरात एवं काठियावाड़ में था। वाकाटक राज्य का वर्तमान में कहाँ शासन था, तो महाराष्ट्र में था। ठीक है, इस तरह से अगर प्रश्न आए तो आप लोग आंसर करेंगे। चंद्रगुप्त द्वितीय ने कालिदास जी को अपना दूत बनाकर कुंतल राज्य भेजा था। चंद्रगुप्त द्वितीय जो थे किसे अपना दूत बनाकर कुंतल राज्य भेजा था, तो कालिदास जी को भेजा था। ध्यान रखना है। अब आगे हम लोग देखेंगे कि वैवाहिक संबंध स्थापित करने के बाद उन्होंने अपने आप को मजबूत किया। उसके बाद सैनिक अभियान या फिर युद्ध का रास्ता अपनाया। युद्ध का रास्ता अपनाकर उन क्षेत्रों पर विजय प्राप्त किया जो आसानी से चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की अधीनता स्वीकार करना पसंद नहीं करते थे। तो हम लोग देखेंगे कि चंद्रगुप्त द्वितीय ने कौन कौन से क्षेत्रों पर विजय प्राप्त किया था। चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपने विजय अभियान का लक्ष्य संपूर्ण पृथ्वी को जीतना, कृतसन पृथ्वी विजय, यहाँ पर लिखा हुआ होना चाहिए, पृथ्वी विजय रखा था। ठीक है, तो गुप्त वंश के किस शासक ने अपने विजय का लक्ष्य संपूर्ण पृथ्वी को जीतना रखा था, तो आंसर करेंगे चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। उसका सबसे महत्वपूर्ण विजय पश्चिम भारत से शक शासन का उन्मूलन करना था। ठीक है, उसका सबसे महत्वपूर्ण विजय क्या था, पश्चिम भारत से, जैसा हम बताएं कि पश्चिम भारत में गुजरात के क्षेत्र पर शकों का शासन था। तो शक शासन का उन्मूलन करना, उन्मूलन मतलब होता है उनको समाप्त करना या उनका नाश करना। तो शकों को भारत से भगाने का श्रेय चंद्रगुप्त को दिया जाता है, और अगर वंश पूछे तो गुप्त वंश करेंगे आंसर में। चंद्रगुप्त ने 5वीं शताब्दी ईस्वी सन के प्रथम
5वीं शताब्दी ईस्वी सन के प्रथम दशक में। 5वीं शताब्दी ईस्वी सन का प्रथम दशक का मतलब हो गया आपका ये 410 ईस्वी। ठीक है, 5वीं शताब्दी का प्रथम दशक। 5वीं शताब्दी मतलब 400 एडी से लेकर 500 एडी के बीच को 5वीं शताब्दी कहा जाता है। 5वीं शताब्दी तो 5वीं शताब्दी का प्रथम दशक। प्रथम दशक, दशक मतलब 10 साल, तो 410। 5वीं शताब्दी का प्रथम दशक का मतलब हो गया 410 एडी या ईस्वी सन। ठीक है, चंद्रगुप्त ने 5वीं शताब्दी ईस्वी सन के प्रथम दशक में शकों पर विजय प्राप्त किया था। शकों पर विजय कब प्राप्त किया था? 5वीं शताब्दी के प्रथम दशक में। उसने शक शासक रुद्र सिंह तृतीय पर विजय प्राप्त कर गुजरात और काठियावाड़ पर अधिकार किया था। उसने चंद्रगुप्त द्वितीय ने कौन से शक शासक को पराजित किया था? तो रुद्रसेन द्वितीय, रुद्रसेन तृतीय, सॉरी यह तीसरा था, रुद्रसेन तृतीय। रुद्रसेन थर्ड पर विजय प्राप्त कर गुजरात और काठियावाड़ पर अधिकार कर लिया था। शकों पर विजय प्राप्त करने के बाद ही उसने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने विक्रमादित्य की उपाधि किस घटना के उपरांत प्राप्त किया था या फिर किस उपलक्ष्य में प्राप्त किया था? तो आंसर करेंगे शकों पर विजय प्राप्त करने के बाद उसने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे अगला उपलब्धि था चंद्रगुप्त द्वितीय ने शकों को हराकर सकारी की उपाधि दी। सकारी, गुप्त वंश के किस शासक को सकारी कहा जाता था? तो वो था चंद्रगुप्त द्वितीय। ठीक है, शकों पर विजय प्राप्त किया था इसलिए सकारी कहा जाता था। और सर्वप्रथम उनकी याद में चांदी के सिक्के चलाए थे। गुप्त वंश का पहला शासक था चंद्रगुप्त द्वितीय जिसने चांदी के सिक्के चलाए थे। हालांकि चंद्रगुप्त प्रथम के भी चांदी के सिक्के बाद में पाए गए, पर सकारी शकों पर विजय प्राप्त करने के उपलक्ष्य में चांदी के सिक्का जो चलाया था वो था चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। ठीक है, तो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य को सकारी भी कहा जाता था। सकारी क्यों कहा जाता था? क्योंकि उसने शकों पर विजय प्राप्त किया था या शकों को हराकर भारत से भगाया था। ठीक है, ऐसा माना जाता है कि शक वंश के शासक लोग जो चांदी के सिक्के चलाए थे उसी चांदी के सिक्कों पर उन्होंने अपना नाम खुदवाया था और उसे जारी करवाया था। इस विजय के उपरांत ही गुप्त साम्राज्य का विस्तार अरब सागर तक हो गया था। गुप्त साम्राज्य का विस्तार अरब सागर तक किस घटना के उपरांत हुआ या किस पर विजय प्राप्त करने के बाद हुआ था? तो शकों पर विजय प्राप्त करने के बाद हुआ था। इस विजय का वर्णन, शकों पर जो विजय प्राप्त किया चंद्रगुप्त द्वितीय ने, इस विजय का वर्णन चंद्रगुप्त द्वितीय के 3 अभिलेखों में किया गया है। वो कौन से अभिलेख है या इनमें से कौन से अभिलेख में चंद्रगुप्त द्वारा शकों पर विजय प्राप्त करने का वर्णन नहीं किया गया है? ठीक है, ऐसा प्रश्न आ सकता है। तो शकों पर विजय प्राप्त किया था चंद्रगुप्त द्वितीय ने, इसका उल्लेख 3 अभिलेखों में है, जिसमें पहला है उदयगिरि अभिलेख, दूसरा है भीलसड़ अभिलेख, तीसरा है सांची अभिलेख। ठीक है, इनमें से कोई भी अभिलेख हो सकता है। चौथा अभिलेख, तो शकों पर विजय प्राप्त किया था चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने, इसकी लिखित वर्णन कौन कौन से अभिलेख में? उदयगिरि अभिलेख, भीलसड़ अभिलेख, सांची अभिलेख। उदयगिरि अभिलेख की रचना उसके मंत्री वीरसेन ने किया था। उदयगिरि जो अभिलेख है उसकी रचना किसने किया था? तो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के एक मंत्री थे जो क्या कहते हैं उसको, ये एक प्रकार से विदेश मंत्री बोल सकते हैं या फिर सांधी विग्रह करके एक मंत्री का पद होता है, उस पद पर वीरसेन विराजमान थे। तो उदयगिरि अभिलेख किसने लिखा था? वीरसेन ने लिखा था। वीरसेन कौन थे? वो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के एक प्रधानमंत्री थे। जिस प्रकार क्या कहते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य के जो प्रधानमंत्री थे चाणक्य जी, ठीक है ना, उसी प्रकार
समुद्रगुप्त के जो प्रधानमंत्री थे हरिसेन जी, उसी प्रकार चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के भी प्रधानमंत्री या फिर कहें तो मुख्य मंत्री के पद पर वो थे वीरसेन। शकों पर विजय प्राप्त करना चंद्रगुप्त द्वितीय की महान उपलब्धि थी। चंद्रगुप्त द्वितीय की इनमें से कौन सा विजय उसकी महान उपलब्धि थी? तो शकों पर विजय प्राप्त करना। इस विजय के फलस्वरूप 3 शताब्दी के बाद पश्चिम भारत से विदेशी आधिपत्य समाप्त हुआ। ठीक है, लगभग 3 शताब्दी तक, 300 सेंचुरी तक पश्चिम भारत कहने का मतलब है कि ये जो भारत है, ये गुजरात, महाराष्ट्र, ठीक है, राजस्थान के इलाका को पश्चिम भारत कहा जाता है। तो ये इलाका पर शकों का कब्जा था। तो लगभग 300 शताब्दी तक शक लोग इस एरिया को अपने अधिकार क्षेत्र में रखे हुए थे। तो 300 वर्ष के विदेशी शासन को एक प्रकार से कहें तो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने भारत से उखाड़ फेंका था। पश्चिम भारत के समुद्री बंदरगाह भड़ौच, जिससे भृगु कच्छ पर गुप्त वंश का अधिकार हुआ, जिससे पाश्चात्य विश्व के साथ व्यापार वाणिज्य का विकास हुआ। पश्चिम भारत पर जब अधिकार हो गया शकों को पराजित करके गुप्त वंश का, तो पश्चिम भारत में एक प्रमुख बंदरगाह था भड़ौच, जो गुजरात में है अभी। उस समय अभी के अनुसार गुजरात में पड़ता था, जिसे भृगु कच्छ भी कहा जाता था। इस बंदरगाह पर अधिकार होने के बाद पश्चिमी देशों के साथ में, अर्थात पाश्चात्य विश्व के साथ, पश्चिमी देशों के साथ व्यापार वाणिज्य का विकास गुप्त साम्राज्य का हुआ। चंद्रगुप्त द्वितीय ने दिल्ली में कुतुब मीनार के समकक्ष मेहरौली नामक स्थान में एक लौ स्तंभ स्थापित किया था। दिल्ली का मेहरौली स्तंभ या दिल्ली का लौ स्तंभ, इस तरह से प्रश्न होता है। इसे मेहरौली स्तंभ भी कहा जाता है। ठीक है, तो मेहरौली स्तंभ कहाँ पर है? दिल्ली में कुतुब मीनार के निकट मेहरौली नामक स्थान में एक लोहे का पिलर या खंभा या तो कहें स्तंभ स्थापित कराया था चंद्रगुप्त द्वितीय ने। इसी विजय के उपलक्ष्य में, शकों पर विजय प्राप्त करने के उपलक्ष्य में, उसे अपना यादगार बनाने के लिए या फिर कहें तो विजय स्तंभ के रूप में मेहरौली नामक स्थान में एक लोहे का स्तंभ स्थापित कराया था, जिसे मेहरौली का लौ स्तंभ कहा जाता है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये 100% आएगा। आप लोग शकों पर विजय प्राप्त करने वाला प्रश्न और मेहरौली लौ स्तंभ के बारे में 100% पूछा जाएगा क्वेश्चन, तो आप लोग ध्यान से इसे याद रखेंगे। मेहरौली, दिल्ली में स्थापित मेहरौली का लौ स्तंभ किसने स्थापित कराया था? तो चंद्रगुप्त द्वितीय ने। और इसी लौ स्तंभ पर चंद्र नाम का शब्द खुदा हुआ है, जिससे और समय जो टाइम पीरियड दिया हुआ है उससे पता चलता है कि ये गुप्त काल का लौ स्तंभ है। ये लौ स्तंभ की क्वालिटी इतनी बेहतर है, लोहे की क्वालिटी इतनी बेहतर है कि इतने सालों बाद अभी भी उसमें जंग नहीं लगा हुआ है। तो उस समय का टेक्नोलॉजी या फिर इंजीनियरिंग को आप समझ सकते हैं कि आज से हज़ारों साल पहले भारत के इंजीनियर कितने हाईटेक थे। मेहरौली लौ स्तंभ में इनमें से कौन से बातों का उल्लेख किया गया है? ये काफ़ी डीप प्रश्न है, आएगा नहीं, ये नेट वगैरह में आ सकता है। ठीक है, तो वहाँ के लिए है। मेहरौली लौ स्तंभ में निम्न बातों का उल्लेख है। उसमें क्या लिखा है कि चंद्रगुप्त द्वितीय ने, अर्थात उसने बंगाल के पश्चिम भाग पर चंद्रवर्मा को पराजित कर अधिकार किया था। ठीक है, चंद्रगुप्त द्वितीय ने बंगाल के पश्चिमी भाग पर चंद्रवर्मा नामक शासक को पराजित कर बंगाल के पश्चिमी भाग पर कब्जा कर लिया था। नेक्स्ट है सिंधु नदी, अर्थात सातों सहायक नदियों के आसपास के क्षेत्रों को पार कर वाहिक राज्य, जो पंजाब में पड़ता है, पर अधिकार किया था। वाहिक राज्य पर अधिकार करने का श्रेय चंद्रगुप्त विक्रमादित्य को दिया जाता है। और ये वाहिक राज्य कहाँ था? पंजाब में था। और ये सिंधु
नदी और उसकी जो 7 सहायक नदियां हैं, जिसमें रावी, झेलम, चिनाब, सतलज, सरस्वती नदी, ये सारी नदियां जो आती थी, वो आसपास का क्षेत्र पर कब्जा किया था चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने। इसका भी वर्णन आपको मेहरौली लौह स्तंभ में है। वाहिक राज्य पर कुषाणों का आधिपत्य था, अर्थात कुषाणों को भी हराया था। ये जो पंजाब क्षेत्र में वाहिक राज्य है, सिंधु और उसकी 7 नदियों के आसपास का क्षेत्र को वाहिक राज्य कहा जाता था। इस वाहिक राज्य पर कुषाणों का आधिपत्य था, उनका अधिकार था पहले। तो स्वाभाविक है कि उस राज्य पर अधिकार करने के लिए कुषाणों को पराजित करना पड़ा होगा, अर्थात कुषाणों को भी इन्होंने हराया था। वह भगवान विष्णु का भक्त था। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य किस भगवान का भक्त था, किस भगवान का उपासक था? तो वह भगवान विष्णु का भक्त था, अर्थात भगवान विष्णु की पूजा अर्चना गुप्त काल में होती थी। और इन्हीं के कारण भागवत धर्म का कंसेप्ट आया था, भक्ति का कंसेप्ट आया था। और भागवत धर्म के अंतर्गत आपको भगवत गीता का डेवलपमेंट हुआ। तो मेहरौली लौह स्तंभ में ये सारी बातें लिखी हुई हैं। इनमें से कोई भी क्वेश्चन को, पॉइंट को गलत किया जा सकता है। जैसे वह भगवान शिव का भक्त था, इस तरह से किया जा सकता है। वाहिक राज्य पर कुषाणों के अलावा शकों का अधिकार था, ऐसे भी गलत किया जा सकता है। तो इनमें से कौन सा कथन सही है? मेहरौली लौह स्तंभ के संबंध में इनमें से कौन सा कथन सही है, या मेहरौली लौह स्तंभ पर इनमें से कौन से बातों का उल्लेख नहीं है? इस तरह से यहाँ से प्रश्न आएगा, आप लोग इसको नोट डाउन कर लेंगे। नेक्स्ट जो उपलब्धि है, शकों पर विजय प्राप्त करने के बाद चंद्रगुप्त द्वितीय ने अश्वमेध यज्ञ का भी आयोजन किया रहा था। और ये बात जे रत्नाकर ने कही है। अश्वमेध यज्ञ, अश्वमेध यज्ञ जानते हैं कि जब हम किसी क्षेत्र पर विजय प्राप्त करते हैं तो उसकी खुशी में अश्वमेध यज्ञ का आयोजन होता है, जिसमें उस यज्ञ को सफल होने के बाद एक घोड़ा छोड़ा जाता है कुछ सैनिकों की निगरानी में। वो घोड़ा जिस क्षेत्र में विचरण करता है स्वतंत्रता पूर्वक, उस क्षेत्र पर उस राजा का अधिकार माना जाता है। या अगर उस घोड़े को किसी राजा ने रोक दिया, अपने क्षेत्र में प्रवेश नहीं करने दिया, तो उस राजा से फिर घोड़ा छोड़ने वाले राजा का युद्ध होता है। फिर जो विजय होता है वही उस क्षेत्र का मालिक कहलाता है। उसने वैष्णव धर्म को अपनाया था तथा परम भागवत की उपाधि ली थी। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने परम भागवत की उपाधि ली थी। ठीक है, ये पहले ही हमने बताया चुका है। परम भागवत किसे कहा जाता है? गुप्त वंश के किस शासक को परम भागवत कहा जाता था? किसने परम भागवत की उपाधि ली थी? ये सारी बातें इसमें हैं। उसने भगवान शिव की पूजा के लिए उदयगिरी पहाड़ी पर एक गुफा भी बनवाया था। भले गुप्त काल में वैष्णव धर्म को ज़्यादा बढ़ावा मिला हो, भगवान विष्णु के उपासक रहे हों शासक लोग, लेकिन वो काफ़ी लिबरल शासक थे, धर्म सहिष्णु शासक थे। धर्म के मामले में किसी भी धर्म को उन्होंने नुकसान पहुंचाने का कार्य नहीं किया। उनके राज्य में गुप्त काल में सभी धर्म के लोग अपने अपने धर्म को स्वतंत्रता पूर्वक पालन करने के लिए स्वतंत्र थे। इसीलिए चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने भगवान शिव की पूजा के लिए उदयगिरी पहाड़ी पर एक गुफा का निर्माण कराया था। और यह उदयगिरी पहाड़ी पर गुफा का निर्माण करवाने का काम वही वीरसेन नामक उनके मंत्री ने किया था। उसने विष्णुपद पर्वत पर विष्णु ध्वज लहराया था। विष्णुपद पर्वत पर विष्णु ध्वज लहराया था। चंद्रगुप्त द्वितीय ने विष्णु ध्वज कहाँ स्थापित किया था? विष्णुपद पर्वत पर। वह अन्य धर्मों के प्रति भी आदर भाव रखता था। इस कारण उसके अधिकारी लोग भिन्न भिन्न धर्म को मानने वाले थे। जैसे वीरसेन शैव मत को मानता था। अगर धार्मिक रूप से कट्टर होते तो वो अपने मंत्रियों को वैष्णव धर्म या भगवान विष्णु का उपासक ही मानने के लिए बाध्य करते, लेकिन वो धार्मिक रूप से उदार थे, इसलिए उनके राज्य में किसी भी धर्म को कोई भी मान सकता था। इसलिए उसका प्रूफ है कि उनका जो अपना मंत्री था वो खुद शैव धर्म को मानता था। और इसीलिए वीरसेन ने ये भगवान शिव की पूजा के लिए उदयगिरी पहाड़ी पर गुफा बनवाया था। जिसने उदयगिरी पहाड़ी पर शिव गुफा बनवाया था, वीरसेन शैव मत को मानता था, जिसने उदयगिरी पहाड़ी पर एक गुफा बनवाया था। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के शासन काल में उदयगिरी पहाड़ी पर शिव गुफा का निर्माण किसने कराया था? तो वीरसेन ने कराया था। वीरसेन किस मत को मानता था? शैव मत को। शैव मत को मानना मतलब शिव को अपना इष्ट देव मानना।
ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। आप लोग नोट्स को नोट करते हुए जाएंगे, क्योंकि मेरे पास अभी डिजिटल बोर्ड का अभाव है। तो जब ये सुविधा हो जाएगा, आप लोग का प्यार और आशीर्वाद और सहयोग मिलेगा, तो मैं आगे बहुत जल्द डिजिटल बोर्ड के माध्यम से आप लोगों को सारा चीज़ प्रोवाइड करवाऊँगा। उनका प्रधान सेनापति का नाम था आम्रकार्दव। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य का प्रधान सेनापति प्रधान सेनापति इनमें से कौन था? तो आम्रकार्दव। आम्रकार्दव आंसर करेंगे। अब आम्रकार्दव कौन था? वो बौद्ध धर्म मानता था। देखिए, वो खुद बौद्ध धर्म मानता था। आम्रकार्दव बौद्ध धर्म मानता था और राजा मानते थे वैष्णव धर्म। राजा चाहते थे इनको बौद्ध धर्म छोड़वा सकते थे, पर वो धार्मिक सहिष्णु शासक थे, ऐसा नहीं कर सकते थे। इसने सांची बिहार को 25 दिनार और एक गांव दान में दिया था। ये जो आम्रकार्दव था, वो सांची बौद्ध बिहार को 25 दिनार सोने का सिक्का को कहा जाता था, और एक गांव दान में दिया था। मतलब सांची बिहार का खर्च चले, सांची बिहार में रहने वाले बौद्ध भिक्षुओं का जीवन बसर अच्छा से हो, सांची बिहार में रहने वाले बौद्ध भिक्षुओं के खाने पीने की व्यवस्था अच्छे से हो, उसके लिए 25 दिनार और एक गांव दान में दिया था। गांव दान में देने का मतलब होता है उस गांव से जो इनकम आता था वो सांची बिहार में रहने वाले बौद्ध भिक्षुओं के जीवन यापन के लिए खर्च होता था। तो इतिहास में बहुत सारे ऐसे मिलेंगे, जैसे हर्षवर्धन ने भी 5 गांव दान में दिया था, कुमारगुप्त ने भी दिया था, पाल शासक देवपाल ने भी दिया था। तो इस प्रकार से बहुत सारे शासक हुए हैं जो गांव दान में देते थे। गांव दान में देने का मतलब नहीं है कि उस गांव के आदमियों का दान कर दिया जाता था, मतलब है कि उस गांव से जो टैक्स राजा को मिलता था वो टैक्स राजा नहीं रखता था, बल्कि वो जिसके लिए दान दिया जाता तो उसको प्राप्त हो जाता था। चंद्रगुप्त द्वितीय विद्या एवं साहित्य का प्रेमी एवं संरक्षक भी था। गुप्त वंश का कौन सा शासक था जो विद्या का, साहित्य का प्रेमी था और उसका संरक्षक भी था? तो चंद्रगुप्त द्वितीय। उसके समय पाटलिपुत्र और उज्जैन शिक्षा के प्रमुख केंद्र हुआ करते थे। कुल मिलाकर कहें तो गुप्त काल में पाटलिपुत्र गुप्त साम्राज्य की पहली राजधानी थी और दूसरी राजधानी थी उज्जैन। उज्जैन को शिक्षा का केंद्र बनाया गया था, इसीलिए उसको दूसरी राजधानी बनाया गया था। और चूँकि ये मध्य प्रदेश में है, तो भारत के बीचों बीच में है, तो वहाँ से चारों तरफ प्रशासनिक दृष्टिकोण से भी ये काफ़ी इम्पोर्टेंस था, चारों तरफ से बराबर देखभाल हो सकता था। तो गुप्त काल में या फिर चंद्रगुप्त द्वितीय ने कौन से 2 नगरों को, शहरों को शिक्षा का प्रमुख केंद्र बनाया था? तो पाटलिपुत्र और उज्जैन। उसके राज दरबार में विद्वानों का समूह रहता था, जिन्हें नवरत्न कहा था। नवरत्न कौन से गुप्त शासक के दरबार में रहते थे? तो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में। कालिदास को नवरत्नों में सर्वोच्च स्थान प्राप्त था। अभी जो नवरत्न थे, विद्वानों का जो ग्रुप था जिसमें 9 विद्वान थे, इसलिए नवरत्न हो गए। अब नवरत्नों में सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे महत्वपूर्ण विद्वान कौन था? तो वो था कालिदास थे। कालिदास जो थे वो राजकवि भी थे। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के राजकवि कौन थे? कालिदास। नवरत्न में शामिल विद्वान निम्नलिखित थे। ठीक है, इनमें से नवरत्न में कौन सा विद्वान शामिल नहीं था? ऐसे करके प्रश्न आ सकता है, तो आप लोग नाम याद रख लेंगे। कालिदास सबसे पहले स्थान पे थे। धन्वंतरी ऋषि मुनि थे, जिनके नाम पर आज धन्वंतरी आयुर्वेदिक औषधि भी आजकल मिलता है, जानते हैं आप लोग। उसके बाद बराहमिहिर जो एक खगोल शास्त्री थे। अमर सिंह एक राजपूत शासक थे। छपनक, बेताल भट्ट, बररुचि, शंकु और घटकपर। ठीक है, नाम फिर से सुनेंगे। कालिदास, धन्वंतरी, बराहमिहिर, अमर सिंह, छपनक, बेताल भट्ट, वररुचि, शंकु और घटकपर। ठीक है, ये नवरत्न में शामिल थे। अब इनमें से कालिदास सबसे प्रमुख थे, तो उनकी कुछ रचनाओं के बारे में हम लोग जानने की कोशिश करेंगे, जहाँ से अक्सर प्रश्न आते हैं। तो कालिदास की प्रमुख रचना थी अभिज्ञान शाकुंतलम, विक्रमोर्वशीय, मालविकाग्नि मित्रम। अभिज्ञान शाकुंतलम, विक्रमोर्वशीय, मालविकाग्नि मित्रम। ये तीनों ग्रंथ जो थे वो नाटक ग्रंथ थे। ठीक है, नेक्स्ट इनका था प्रमुख रचना रघुवंशम और कुमार संभव, जिसे महाकाव्य का दर्जा प्राप्त था। रघुवंशम में श्री राम जी का गुणगान है, वर्णन है। कुमार संभव में
ध्यान में नहीं आ रहा है। मेघदूत और ऋतु संहार एक गीति काव्य है, ठीक है। तो इस तरह से मैचिंग में भी ये क्वेश्चन आ सकता है। अभिज्ञान शाकुंतलम मालविकाग्नि मित्रम और विक्रमोर्वशीयम किस प्रकार ग्रंथ है? नाटक ग्रंथ है। रघुवंशम कुमारवंशम कैसा ग्रंथ है? महाकाव्य। मेघदूत ऋतु संहार कैसा ग्रंथ है? गीति काव्य है। अब अभिज्ञान शाकुंतलम को संपूर्ण संस्कृत साहित्य का सर्वोत्कृष्ट नाटक माना जाता है। इसमें जो अभिज्ञान शाकुंतलम है इसको संस्कृत साहित्य का सर्वोत्कृष्ट नाटक माना जाता है। इनमें से संस्कृत साहित्य का सर्वोत्कृष्ट नाटक किसे माना जाता है? तो आंसर करेंगे आप लोग अभिज्ञान शाकुंतलम। अभिज्ञान शाकुंतलम में हस्तिनापुर के राजा दुष्यंत और शकुंतला की प्रेम कहानी, प्रणय कहानी, वियोग कहानी और पुनर्मिलन की कहानी को लिखा गया है, ठीक है। अभिज्ञान शाकुंतलम क्या है? एक प्रेम कथा है। हस्तिनापुर जानते हैं जो महाभारत से संबंधित स्थान है, जहाँ पर पांडव लोग इस राज्य में रह करते थे। तो उनके पूर्वज थे दुष्यंत और शकुंतला। शकुंतला जो एक ऋषि मुनि के कुटिया में पली बढ़ी थी। तो जंगल में जब विचरण करने गए थे राजा दुष्यंत, तो शकुंतला को देखकर मोहित हो गए थे और फिर उनसे प्रेम हुआ, फिर शादी भी हुआ और फिर बिछड़ भी गए और फिर से उनका मिलन भी हो गया। यह कहानी बहुत लंबी है, यहाँ पर बात नहीं करेंगे। तो अभिज्ञान शाकुंतलम एक नाटक ग्रंथ है। अब चंद्रगुप्त द्वितीय के शासन काल के अंतर्गत उन्होंने कौन कौन से सिक्के जारी किए थे, किस प्रकार के सिक्के जारी किए थे, उसके बारे में हम लोग देखेंगे। तो चंद्रगुप्त द्वितीय ने सोने, चांदी तथा तांबे के मुद्राएं चलाई थी, ठीक है। चंद्रगुप्त द्वितीय ने जो स्वर्ण मुद्रा चलाया था वो कौन कौन से, उनके क्या क्या नाम थे? तो धनुर्धारी प्रकार के स्वर्ण मुद्रा, छत्रधारी प्रकार के स्वर्ण मुद्रा, अश्वारोही स्वर्ण मुद्रा, सिंह निहंता प्रकार के स्वर्ण मुद्राएं चलाए थे। तो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के जो सोने के मुद्रा थे उनका नामकरण ये धनुधारी मतलब धनुष बाण लिए चंद्रगुप्त विक्रमादित्य का चित्र वाला सोने का मुद्रा। छत्रधारी छत्र हाथ जैसे वो जो छाता होता है, राजा लोग का छतरी देखते हैं बड़ा सा होता है, उसके नीचे छत्र लेकर हाथ में वो जो अस्त्र शस्त्र लेकर वो वैसा चित्र वाला स्वर्ण मुद्रा, घोड़े पर बैठा हुआ स्वर्ण मुद्रा और सिंह को मारते हुए दिखाया गया है स्वर्ण मुद्रा पर, वैसे चित्र बनाए जाते थे। गुप्त काल में सर्वप्रथम चांदी का सिक्का चलाया था। चंद्रगुप्त द्वितीय को कहीं श्रेय दिया जाता है सर्वप्रथम चांदी का सिक्का चलाने का, जो शकों पर विजय प्राप्त करने के उपरांत चलाया था। आप लोग इसको बता चुके हैं। गुप्त काल में सर्वप्रथम चांदी का सिक्का चलाया था। गुप्त काल में स्वर्ण मुद्रा को दिनार और चांदी के मुद्रा को रुपया कहा जाता था, ठीक है। अब गुप्त काल में एक चीनी यात्री भी भारत आया था, उसके बारे में हम लोग जानेंगे। उस चीनी यात्री का नाम था फाहियान। फाहियान जो एक बौद्ध भिक्षु था और बौद्ध धर्म को जानने की जिज्ञासा रखता था, इसी उद्देश्य से वो भारत आया था। चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में फाहियान नामक जो चीनी यात्री था वो 399 ईस्वी में 399 ईस्वी में भारत आया था और 414 तक भारत का भ्रमण किया था और फिर वापस चला गया था। फाहियान जो आया था वो क्या है कि वो स्थल मार्ग से आया था। वह भारत में स्थल मार्ग मतलब पेशावर होते हुए आया था और समुद्री मार्ग श्रीलंका होते हुए वापस गया था, ठीक है। तो क्वेश्चन आता है इनमें से कौन सा चीनी यात्री था जो स्थल मार्ग से आया और समुद्री मार्ग से वापस गया? तो फाहियान करेंगे आंसर में, ठीक है ना। तो वो पेशावर होते हुए उत्तर पश्चिम भारत से पंजाब पेशावर होते हुए वो पैदल आया था, पाटलिपुत्र में रहा काफ़ी समय तक, ठीक है। भारत में जितने भी धर्म थे भारत में जितने भी जगह बौद्ध धर्म का केंद्र था उन जगहों पर वो भ्रमण किया था और बौद्ध धर्म का ज्ञान प्राप्त करके बौद्ध धर्म के बारे में जान करके वो चला गया था, ठीक है। तो स्थल मार्ग से आकर समुद्री मार्ग से जाने वाला चीनी यात्री कौन था? फाहियान था। उसने भारत में बौद्ध धर्म के सभी प्रमुख केंद्रों का भ्रमण किया और अपने साथ साथ अनेक पांडुलिपि ले गया था। उसने वापस अपने देश
चीन जाने की यात्रा पाटलिपुत्र से प्रारंभ की। जब वो रिटर्न होने का मन बनाया तो उसका प्रारंभ जो था वापस जाने की यात्रा जो पाटलिपुत्र से हुआ था। ठीक है। अब फाहियान जो गया तो उसने अपने रचना में उन्होंने भारत के बारे में बहुत कुछ बताया था, जिसमें उसने लिखा था कि फाहियान के अनुसार इस समय का भारत मतलब गुप्त काल का भारत काफ़ी सुखी और समृद्ध था। आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, राजनीतिक रूप से, धार्मिक रूप से, हर तरह से उस समय गुप्त काल का भारत समृद्ध था, संपन्न था। उसने कहा है कि दंड विधान सरल था। गुप्त काल में जो दंड की प्रक्रिया थी वो काफ़ी सरल थी। मृत्यु दंड नहीं दिया जाता था, शारीरिक दंड भी नहीं दिया जाता था। अपराध के लिए आर्थिक दंड सबसे ज़्यादा प्रचलित था, किंतु राजद्रोह की बारंबारता होने पर दायां हाथ काट लिया जाता था। मृत्यु दंड भी नहीं दिया जाता था, शारीरिक दंड भी सामान्य रूप से नहीं दिया जाता था। कोई अगर अपराध करता था तो उसे आर्थिक दंड ही मुख्य रूप से दिया जाता था। लेकिन अगर कोई व्यक्ति राजद्रोह बार बार करता था, राजद्रोह की बारंबारता होती, मतलब एक बार राजद्रोह किया तो आर्थिक दंड देकर छोड़ दिया गया, 2 बार किया तो छोड़ दिया गया, पर बार बार करने पर उसका दायां हाथ काट लिया जाता था। तो इस प्रकार चीनी यात्री फाहियान जो है वो गुप्त वंश के बारे में जानकारी दिया था। तो ये आप लोगों को सेशन समाप्त हो गया विक्रमादित्य की उपलब्धि से संबंधित। ठीक है। मेरे प्रयास रहा है कि प्रमुख बातों को आप लोगों के सामने रखा गया है, इसे आप लोग नोट कर लिया करें और बार बार प्रैक्टिस करें ताकि कोई प्रश्न छूटे नहीं। तो इस प्रकार ये सेशन यहीं पर समाप्त करते हैं और अगला वीडियो में मैं आप लोगों को नेक्स्ट चैप्टर के बारे में जानकारी देने का प्रयास करूंगा। तब तक ले आप लोगों का वीडियो देखने का धैर्यपूर्वक बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोग इस चैनल को या इस वीडियो को सब्सक्राइब करें, इसे शेयर करें, लाइक करें। थैंक यू, धन्यवाद।